वंदे मातरम, जय श्री राम। तो आज हम बात करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार फ्रांस के सभी वंश को बताया। आपको मैंने बताया हेनरी, हेनरी के बाद बुर्बा डायनेस्टी बताया, जो जिसने 200 सालों तक शासन किया। उसके बाद इसमें जो आया लुई वंश की एंट्री हुई। लुई वंश के बाद लुई 16वें को जब गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, उसके बाद मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे वहाँ का शासक हुआ। इसने 1 वर्ष तक रेन ऑफ टेरर यानी आतंक का शासन चलाया और फिर असहज हो गया फ्रांस। लेकिन इसी बीच एक ऐसे योद्धा का उदय होता है जो फ्रांस को सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से समृद्ध बनाना चाहता था। नाम था नेपोलियन बोनापार्टा। नेपोलियन बोनापार्टा ने अपने विजय अभियान को जारी रखा और 1815 के आसपास वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के बाद उसको अंग्रेजों ने कैद कर लिया और 6 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसी बीच एक जो महत्वपूर्ण चैप्टर आता है वो है इटली का एकीकरण। और इटली जो है, जैसे अपना भारत था ना, कई देशी रियासतों में डिवाइडेड था, तो उसी प्रकार जो इटली है, इटली पेनिनसुला कहा जाता है उसको। पेनिनसुला का मतलब 3 तरफ से वो पानी से घिरा हुआ है। तो वह जो है बड़ी इम्पोर्टेंट स्थान पर था। तो लोग ये सब, जैसे चौराहा नहीं होता है, जैसे मान लीजिए आप रामकोला जाते हैं, गोरखपुर जाते हैं, तो अक्सर देखते हैं चौराहे पर अक्सर जो है बड़ी आकर्षक चीजें होती हैं। तो उस तरह से यूरोप का चौराहा था वो। तो चौराहा होने के साथ साथ उसकी बनावट भी बहुत अच्छी थी। तो लेकिन अब क्या हुआ कि जब ये नेपोलियन नेपोलियन भी एक इटली के एकीकरण में वो जीत जीत करके युद्ध, उसको जीत जीत करके, जैसे सार्डिनिया, सेवाय, नीस इत्यादि को जीत करके, मिलान उलान को जीत करके वो एक में वो यूनाइट कर रहा था और फ्रांस में मिला रहा था। तो 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस की बैठक हुई। वियना कांग्रेस मतलब वो बैठक हुई तो इटली के लोगों ने सोचा कि ये हमें एक एक करने के लिए बैठे हैं। लेकिन आप तो जानते हैं, जिसके अंत में मैंने कहा ना कांग्रेस है, तो वो तो आप समझ ही सकते हैं, इतने तो समझदार हैं आप। तो वियना कांग्रेस में ब्रिटेन, प्रसिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और रसिया जैसे देश शामिल हुए। अब उसमें एक चीज और जान लीजिए कि कहा गया था कि अगर बोर्ड में आपके पूछ दिया जाए कि किस देश के विषय में कहा गया था कि इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा शत्रु है, तो आप कहिएगा ऑस्ट्रिया। तो वियना कांग्रेस ने निर्णय लिया कि इसको यूनाइट नहीं करना है, बल्कि इट विल बी डिवाइडेड इनटू सेवेरल पार्ट्स। नॉर्दर्न इटालियन वेनिस हो गया, पार्मा हो गया, मॉडर्न हो गया, नेपल्स हो गया, पेपल्स रोम, तो रोम जो है पोप के अधीन हो गया। इसके तहत जो है इटली जो है वो सेवेरल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। लेकिन अब बात होती है, उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया इटली के एकीकरण में। सबसे पहला नाम आता है मेजिनी का। मेजिनी जो युवाओं के धुर समर्थक थे, उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र का नेतृत्व युवा कंधों पर होना चाहिए। उसके पश्चात हुआ काउंट काबूर हुए और गैरीबाल्डी। ये 3 जो है इटली के स्तंभ हुए इटली के एकीकरण में, और नेपोलियन का भी इसमें हाथ माना जाता है। तो अगर मान लो मेरे बच्चों की प्रश्न पूछा जाता है कि इटली के एकीकरण का जनक किसको कहा जाता है, who you will answer Mazzini, Count Cabur and Garibaldi were the father of Italy। यानी कि मेजिनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी, ये 3 लोग इटली के एकीकरण के स्तंभ कहे गए। नेपोलियन के अभियान भी उसमें शामिल किए जा सकते हैं, जब उसने पहली बार 28 अप्रैल 1796 को पिडमांट के राजा ने जब उससे संधि की, फिर सर्डिया, सेवाय सब पर उसने कब्जा कर लिया। जब वो फ्रांस लौटा नेपोलियन, तो उसको जो है फ्रांस के नायक के रूप में देखा जाने लगा और 1805 में वह फ्रांस का शासक बना और उसने अपने विजय अभियान को जारी रखा। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जब कोई भी चीज लंबे समय तक होती है, अर्थात जैसे युद्ध हो जाए या फिर कुछ लंबे समय तक शांति ही रहे ना लंबे समय तक, तो भी लोगों को अखरने लगता है। और बाय नेचर नेपोलियन जो था वो लड़ना भिड़ना तो उसके उसमें था, नेचर में था। तो वो जो है 1815 में वाटरलू के
युद्ध में बुरी तरह से पराजित हुआ और वहाँ अंग्रेजों ने उसको कैद कर लिया और कैद करने के बाद कहा जाता है कि एक पॉइजन जिसको संखिया कहते हैं, अपने वहाँ संखिया दे करके उसको 6 साल के बाद उसकी मृत्यु हो गई, दे दिया, तो शायद कहा जाता है, पर ये इन्फॉर्मेशन है। यानी कि 1815 में वो कैद हुआ, 1821 में उसकी मौत हो गई। तो उम्मीद है कि इटली के एकीकरण को आप समझे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।